गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज आपका नया लेसन शुरू हो रहा है। लेसन 3 चैप्टर 3 शुरू होगा और चैप्टर का नाम है मानव जनन। ठीक, देखिए इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है मानव के नर जनन तंत्र से, मानव के नर जनन तंत्र से। और जो मानव का नर जनन तंत्र है, जनन तंत्र का मतलब होता है कई, तंत्र का मतलब होता है कई अंगों का समूह, जिसमें कई अंग मिलते हैं तब एक पूरा तंत्र बनता है, पूरा एक सिस्टम बनता है। तो इसमें जो नर जनन तंत्र है, मानव का जो नर जनन तंत्र है, इसमें कई एक अंग आते हैं। तो हम सबसे पहले उनके अंगों को पढ़ेंगे, उनकी आंतरिक संरचना को पढ़ लेंगे। ठीक, क्योंकि जब उसके अंग पढ़ लेंगे तब हमें तंत्र पढ़ने में आसानी होगी। तो उसी के क्रम में नर जनन तंत्र का ही एक टॉपिक है वृषण की आंतरिक संरचना। लेसन 3 में ही है वृषण की आंतरिक संरचना। कभी कभी पेपर में वृषण की आंतरिक संरचना को बनाने के लिए आ जाता है, पूछ देता है कि वृषण की आंतरिक संरचना का वर्णन करिए। तो हमें उसमें चित्र भी बनाना पड़ेगा और वर्णन भी करना पड़ेगा। तो आज हम नए टॉपिक में केवल यही पढ़ेंगे कि वृषण की आंतरिक संरचना कैसी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वृषण की आंतरिक संरचना। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्या लिखेंगे इसमें। ठीक, तो सबसे पहले जो वृषण होगा लिखेंगे मनुष्य का प्रत्येक वृषण, मनुष्य का प्रत्येक वृषण की लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी मोटाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है और यह 10 से 15 ग्राम भार का होता है। ठीक, और इसका आकार कैसा होता है, ये अंडाकार होता है और गुलाबी रंग का होता है। ठीक, तो ये वृषण की जानकारी है। तो हम पहले इतना लिख लेंगे, फिर उसके बाद आते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पर कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो जब वृषण की लंबवत काटते हैं तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं। कौन कौन संरचनाएं होती है, तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे बाहर से भीतर की ओर चलेंगे, बाहर से भीतर की ओर चलेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से कि प्रत्येक वृषण के चारों ओर, प्रत्येक वृषण के चारों ओर एक दोहरा, देखिए 1 और 2 दो लेयर है, तो प्रत्येक वृषण के चारों ओर एक दोहरा आवरण होता है, दोहरा आवरण होता है जिसे ट्यूनिका वैजिनैलिस कहते हैं। ठीक, जिसे ट्यूनिका वैजिनैलिस कहते हैं। और यह द्विस्तरीय आवरण पूरे वृषण पर ना होकर अधूरा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, पूरे वृषण पर नहीं है बल्कि यह आधा है। तो लिखेंगे कि यह स्तर ट्यूनिका वैजिनैलिस स्तर पूरे वृषण पर ना होकर आधा होता है, आधे वृषण पर होता है। ठीक, फिर इसके नीचे, फिर ट्यूनिका वैजिनैलिस के नीचे संयोजी ऊतक का बना, काहे का बना, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू का बना एक मोटा आवरण होता है। देखिए मोटा सा आवरण है। ठीक, तो ट्यूनिका वैजिनैलिस के नीचे संयोजी ऊतक का बना एक मोटा आवरण होता है जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं, जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। ठीक, तो अब क्या होता है कि जो संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक भीतर धंसकर सेपुला टेस्टिस का निर्माण करता है। वृषण पट्टिकाएं इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी में से कहते हैं वृषण पट्टिकाएं। तो संयोजी ऊतक भीतर धंसकर, देखिए ये भीतर की ओर धंस गया है। ठीक, तो भीतर धंसकर सेपुला टेस्टिस का निर्माण करते हैं, अर्थात वृषण पट्टिकाओं का निर्माण करते हैं। सेपुला टेस्टिस की वजह से, सेपुलर टेस्टिस की वजह से जो संयोजी ऊतक होता है वो 200 से लेकर 400 तक
200 से लेकर 400 तक पिंडों में बढ़ जाता है। ठीक, सेप्युलर टेस्टिस की वजह से जो संयोजी ऊतक होता है वो 200 से लेकर 400 तक पिंडों में बढ़ जाता है। ठीक, प्रत्येक पिंड में 1, 2 या 3, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3। देखिए 1, 2 या 3, तो इसमें 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो प्रत्येक पिंड में 1, 2 या 3 कुंडलित नलिकाएं होती हैं। कुंडलित नलिकाएं होती हैं जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हिंदी में शुक्रजनन नलिकाएं कहते हैं। शुक्रजनन नलिकाओं में क्या होता है? शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्रजनन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रजनन नलिकाओं अर्थात सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। ठीक, तो शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं किसमें? वृषण पिंडों में। ठीक, वृषण जो पिंड होते हैं उनमें 1, 2 या 3 शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक शुक्रजनन नलिकाएं मुड़ी हुई और कुंडलित होती हैं जो वृषण के आधार तल पर वृषण की सतह तक पहुंचते सीधी हो जाती है। देखिए यहाँ पर बहुत कुंडलित है, लेकिन जैसे ही ये सतह पर पहुंच रहे हैं तो सीधी हो गई है। तो शुक्रजनन नलिकाएं वृषण की सतह पर पहुंचते सीधी हो जाती हैं और सीधी हो जाकर ये एक जाल जैसा बनाती है और उस जाल को कहते हैं रेट टेस्टिस। क्या कहते हैं? रेट टेस्टिस। हिंदी में से कहते हैं वृषण जालक। तो शुक्रजनन नलिकाएं वृषण की सतह पर पहुंचते रेट टेस्टिस में खुल जाती हैं। ठीक, रेट टेस्टिस अर्थात वृषण जालक आगे चलकर महीन नलिकाओं में खुलता है। इन नलिकाओं को वासा एफरेंसिया शुक्र नलिकाएं कहते हैं। इन जो रेट टेस्टिस होता है वो आगे चलकर महीन नलिकाओं में खुलती हैं। उन नलिकाओं को शुक्र नलिकाएं या वासा एफरेंसिया कहते हैं। ध्यान रखना, ये वासा एफरेंसिया है और ये वासा डेफरेंसिया है, दोनों में अंतर है। ठीक, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होना कि गलती से लिख गया है। तो ये वासा एफरेंसिया है और ये वासा डेफरेंसिया है, दोनों में अंतर है। ठीक, तो वृषण जालक अर्थात रेट टेस्टिस इसमें खुलता है, शुक्रजनन नलिकाओं में खुलता है। और शुक्र नलिकाएं जो होती हैं वो आगे चलकर एपिडिडाइमिस में खुलती हैं। अर्थात जो आप ये तीनों देख रहे हैं, इसको कहते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। लेकिन एपिडिडाइमिस को भी जो है 3 भागों में बांट दिया गया है। ऊपर का जो भाग कहलाता है वो कैपट एपिडिडाइमिस कहलाता है और जो निचला भाग, जो मध्य का भाग होता है वो कार्पस एपिडिडाइमिस कहलाता है और जो अंतिम भाग होता है उसे कार्डा एपिडिडाइमिस कहते हैं। तीनों को सम्मिलित रूप से एपिडिडाइमिस कह देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये वृषण की आंतरिक संरचना कंप्लीट हो जाती है। आप इसको बनाएंगे, इस चित्र को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसको लिखकर देखना है। एक बार इसको लिखकर देखना है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। नंबर 1 इसको लिख देना है, नंबर 2 इसको लिख देना है कि ये क्या है, कहाँ पर है, कैसा है, किसका बना हुआ है। फिर उसके बाद नंबर 3 फिर इसको लिख देना है। फिर नंबर 4 पर इसको बता देना है। फिर नंबर 5 पर ये आ जाएगा, इसको बता देना है। और नंबर 6 पर ये आ जाएगा और फिर नंबर 7 पर ये आ जाएगा एपिडाइमिस। ये देखिए 7 पॉइंट अगर आपको ध्यान रहेंगे तो पूरा वृषण की आंतरिक संरचना आप वर्णन कर सकते हैं। तो पहला 1 बताएंगे, फिर 2 बताएंगे, फिर 3 बताएंगे, फिर 4, 5, 6, 7 बता देंगे। आपके वृषण की आंतरिक संरचना लिख जाएगी। ठीक, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।